अब देखेंगे हम प्रश्नावली 10.2 और 10.2 में क्या क्या देखना है हमें। कुछ प्रमेय है और इसके साथ में कुछ उदाहरण है, और उदाहरण के बाद में ये सारा बेसिक कवर करते हुए प्रश्नावली देखेंगे हम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो 9th क्लास में हमने कुछ प्रमेय पढ़ी थी, वो जब तक हमें प्रमेय नहीं मालूम रहेगी तब तक, क्योंकि वो क्या 9th क्लास में जो प्रमेय पढ़ी थी वो क्या बन जाते हैं, गुणधर्म बन जाते हैं अगली क्लास के लिए। और 10th क्लास में भी जो प्रमेय रहेगी वो क्या बन जाएगी, नियम बन जाएगी, गुणधर्म बन जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें जब तक मालूम नहीं रहेगी तब तक अगली बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने कुछ प्रमेय पढ़ी थी और उस आधार पर उसको हम एक नियम बोल सकते हैं हम कि 10th क्लास के लिए क्या बन जाता है, एक नियम बन जाता है। और वो क्या थे थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन करते फिर आगे कंटिन्यू हम समझेंगे इस बात को। देखिए ध्यान देना इधर। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए कि कोई व्रत है तो व्रत की जीवा क्या होती है, क्या होती है जीवा। कोई व्रत है तो व्रत की अगर हमें जीवा बनाना है तो जीवा होती क्या है। तो आप व्रत पर कहीं पर भी 2 बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी मैंने क्या किया 2 बिंदु ले लिए, देखिए, और दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, जीवा मिलेगी। देखिए व्रत पर हमारे पास में 2 बिंदु थे, एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था, और दोनों को क्या किया, स्केल की सहायता से मिला दिया। कितनी जीवाएं हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि अनंत जीवाएं हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या अनंत जीवाएं हो सकती है। देखिए ये भी एक जीवा है। क्यों जीवा है भाई ये, क्यों, क्योंकि व्रत पर ही तो 2 बिंदु है और दोनों को हमने मिला दिया, तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है जीवा। भाई व्रत पर कहीं पर भी 2 बिंदु रहेंगे और दोनों को मिला दिया तो क्या बल मिलेगी आपको, एक जीवा प्राप्त होगी, ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्रत का व्यास होती है। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण का पॉइंट है और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है, व्रत का व्यास होती है। ये बात याद रहे। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, जब चैप्टर ही हम व्रत पढ़ रहे तो व्रत लिखने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी जो व्रत की जीवा होगी वो व्रत का व्यास होगी, इससे बड़ी जीवा व्रत में नहीं होती है, ठीक है ना। और स्वाभाविक सी बात है ना। आप देखिए ना, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में व्यास है, अगर आप इसको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए व्रत के बाहर चली जाएगी ये। आई बाहर बात समझ में। देखिए इसको आप इधर उधर करने की कोशिश करें, इधर भी व्रत के बाहर चली गई। अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो ये भी व्रत के बाहर, ये भी व्रत के बाहर, थोड़ी सी व्रत के बाहर, और एग्जैक्ट यहाँ पर जो रहेगा वो व्रत पर रहेगा। देखिए ना ये व्रत पर है, मतलब एग्जैक्ट व्यास दिखाई दे रहा है। इसको इधर उधर हटाओगे तो देखिए आपको पता ही चल रहा कि जीवा क्या हो गई, बाहर निकल गई। ऐसा चलिए, कहने का मतलब ये है कि जो व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अच्छा, दूसरी बात, ये बात याद रहे कि जो व्रत का व्यास होता है वो क्या होता है, व्रत का जो व्यास होता है वो उसकी त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है ना। एक बात ये भी मालूम होना चाहिए कि जो व्रत का व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 2 त्रिज्या के बराबर होता है व्यास। चलिए ठीक है। तीसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि जो व्रत का व्यास होता है व्रत को बराबर 2 भागों में विभाजित कर देता है। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, व्रत का जो व्यास है वहां से व्यास से अगर आप कैंची से अगर व्रत को कट कर देते हैं तो ये क्या होगा, बराबर 2 भागों में विभाजित होगा। देखिए ऊपर वाले भाग पर ध्यान देना, अगर मैं ऊपर से भी अगर हटाऊं ना तो ये भी अर्धव्रत प्राप्त होगा आपको। अभी भी क्या मिल गया आपको, अर्धव्रत प्राप्त हो गया। क्लियर। तो जो व्यास होता है व्रत को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। चल ठीक है, ये बात तो मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि आपके पास में कोई व्रत है और व्रत में कोई जीवा है आपके पास। सपोज करें कि मैं एक जीवा बना देता हूँ यहाँ पर, और इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, एक व्रत है और व्रत यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक जीवा बना देता हूँ। देखिए ये जीवा बना दी, ठीक। अब देखिए यदि मैं व्रत के केंद्र से इसकी दूरी की बात करूं, देखिए ध्यान देना इधर। क्या किया, इस जीवा की व्रत से दूरी
वृत्त से दूरी की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा लंबवत दूरी होती है, ये बात याद रखना। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि आपके पास में एक रेखाखंड है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपके पास में एक रेखाखंड है और एक बिंदु भी है ये यहाँ पर। मैंने आपसे बोला कि इस रेखाखंड से इस बिंदु की दूरी बताइए कितनी है, तो आप क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे और यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेंगे। कोई बच्चा क्या करेगा, ये यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेगा। कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेगा। कोई बच्चा बोलेगा यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेता हूँ, कोई यहाँ से ज्ञात कर लेगा। सबने तो दूरियां सही ज्ञात की ना। भाई मैंने क्या बोला कि इस रेखाखंड से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। किसी बच्चे ने यहाँ से स्केल लगाई, किसी ने यहाँ से लगाई, किसी ने यहाँ से लगाई, किसी ने यहाँ से, तो सबके आंसर अलग अलग है। वास्तव में जो दूरी है वो क्या है, सब वास्तविक जो है सबका आंसर, किसका आंसर सही है। तो मैं आपको बता दूं, किसी का आंसर है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा, किसी का 3 सेंटीमीटर आ रहा, किसी का 2 सेंटीमीटर आ रहा, किसी का यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ रहा, किसी का 6 सेंटीमीटर आ रहा। भाई आंसर सबका, सब में से किसका सही है। तो जो सीधी सीधी दूरी होगी ना, जो सबसे कम दूरी होगी वो दूरी कहलाती है। और सबसे कम दूरी कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है। ये जो 90 अंश का कोण बनाता ना, मान लिया जाए कि आपके पास में एक रेखाखंड है, ये बात याद रखना जीवन भर। कोई बिंदु है और एक रेखाखंड है, इस बिंदु से इस रेखाखंड की दूरी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि इस बिंदु से इस रेखाखंड पर लंब डाल दीजिए। लंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब डालिए, और जो ये दूरी होगी जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो ये वाली न्यूनतम दूरी कहलाती है, इससे छोटी दूरी नहीं होती है। तो ये बात याद रखना कि लंबवत दूरी की बात की जाती है। तो यहां पर ध्यान देना, नियम याद रखना। इस नियम का हम कई बार प्रयोग करेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे और उसके बाद में 11th 12th में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और खास करके मैं आपको बता दूं कि सर्कल यहां पर खत्म नहीं होता है। आपको जब 12 नंबर का 12th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, 13 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसी के लिए वो जो 12 नंबर का चैप्टर है वहां पर इसके गुणधर्म की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको सारे गुणधर्म मालूम होना चाहिए। सिंपल सी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपके पास एक जीवा है और जीवा पर, जीवा का इस केंद्र से जो दूरी होती है ये क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। और ये जो लंबवत जो दूरी है इस पर लंब डाला जाए तो ये जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करते हैं। आई बात समझ में। सपोज करें कि आपके पास में ए बी कोई जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर कोई बिंदु सी है, या डी कर देता हूँ मैं, या सी, चलो ठीक है सी है ना। तो आप बोल सकते कि वो सी लंब है ए बी पर, ठीक है। और जब भी आप किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो हमेशा ए सी बराबरी से बी सी हो जाता है, यानी कि ये भाग और ये भाग क्या हो जाता है, इसका बराबर हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। अभी नोट करने की जरूरत नहीं, अभी जब नियम आएंगे तब नोट करते हुए चलना। अभी हम केवल एक समरी देख रहे हैं। यदि मान लिया जाए, दूसरी तरीके से बात करते हैं हम, दूसरे तरीके से बात करते हैं। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, एक जीवा है ए बी, देखिए ठीक। और यदि मान लिया जाए ये ए बी का मध्य बिंदु ए वाला है और ए वाले भाग को और ए वाले भाग को क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, ये सी है। कहने का मतलब ए सी बराबर से क्या है, बी सी है। ऐसा है, आपने क्या कर दिया, ए और बी का मध्य बिंदु निकाल दिया है। और इसको अगर आप केंद्र से मिला देते ना इस मध्य बिंदु को, तो हमेशा ओसी जो होता है इस पर लंब होता है। ये नियम कहने को बड़े छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन इस नियम के बिना काम नहीं चलता। आपको मैं बता दूं, ये सारे नियम आपको मालूम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, कोई जीवा है और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर के 2 टुकड़े कर देता है। दूसरी बात, कोई जीवा है, इसको समद्विभाजित करने वाला कोई अगर बिंदु सी है और इसको अगर ओ से मिला दिया जाए तो इस पर ये लंब ही होगा हमेशा। सीधी भी बात कर दी हमने और उल्टी भी बात कर दी, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे नियम अभी आएंगे आपके पास में, तब नोट कर लेना। अभी केवल एक बार एक समरी समझेंगे, तो फिर वो जब नियम आएंगे तब समझना बड़ा आसान हो जाएगा इसको। और एक बार बिल्कुल शार्ट समझेंगे हम वहाँ पर। मान लिया जाए कि आपके पास में कोई वृत्त है,
चलिए ठीक है वृत्त। हम क्या करते हैं, इस वृत्त पर कोई एक जीवा बना देता हूं मैं। देखिए एक जीवा बना दिया, आ गई बात समझिए। सेम इसी के बराबरी की और एक जीवा बना देता हूं मैं। सेम इसी के बराबरी की क्या कर देता हूं, और एक जीवा बना देता हूं। देखिए इसी के बराबरी की और एक जीवा बना देता हूं। देखिए एक जीवा, आपने देखा कि मैंने केवल उतनी ही बड़ी जीवा ली ना, जितनी बड़ी पहले जीवा थी उतनी ही बड़ी जीवा ली। मैं थोड़ा सा और इसको रोटेट कर देता हूँ, है ना, तो उतनी ही बड़ी मैंने यहाँ पर और एक जीवा ले ली। बहुत सारी हो गई क्या, क्या है ये सारी बराबर ही है भाई। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। आपने देखा कि ये वाली जीवा की लंबाई और ये वाली जीवा की लंबाई कैसी है, बराबर है। इस भुजा से की लंबवत दूरी, देखिए ध्यान देना इधर, केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी और इसके केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी, ये वाली दूरियां हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आएगी बात। ए बी और ये क्या हो गया, सी और डी हो गया। दो जीवा थी आपके पास में, अगर ए बी बराबर से सी डी है, दो जीवाएं बराबर है, तो आपने क्या किया, इस पर लंब डाला ओ एल और ओ एम। देखिए तो अब आप बोल सकते कि ओ एल बराबर से ओ एम हो जाएगा। नियम क्या बोलता है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये जीवा और ये जीवा क्या है, बराबर है। तो वृत्त से के केंद्र से इनकी जो दूरियां होती है ना, ये सदैव बराबर होती है। ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए उल्टा भी करते हम। यदि मान लिया जाए कि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो, देखिए ये वाली दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। इसकी उल्टी भी बात कर दी, अगर ओ एल और ओ एम बराबर से है तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आप ये वाला भी एक नियम आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो हटा दे रहे हैं, हम नोट कैसे करेंगे, नियम कैसे लिखेंगे। तो सारे नियम अभी आने वाले हैं आपके पास, तब आप नोट करते जाना। मैं एक एक नियम पर डिस्कशन करूंगा, तब तक आप नोट भी करते जाना। एक बार हम समरी समझ लेते कि हमें ओवरऑल समझना क्या है इसमें। अब देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई व्रत है, देखिए मैं व्रत बना रहा हूँ, ये व्रत बना दिया। ठीक, मैंने क्या किया, इस व्रत की एक जीवा बना देता हूँ, इस व्रत की एक जीवा बना देता। कहीं से बनाओ दोस्तों, आपको तो मालूम है ना कि जीवा तो कहीं से बन सकती है। यहाँ से व्रत पर कोई भी दो बिंदु होना चाहिए, बस ये बना दी मैंने एक जीवा। ठीक, अब इस जीवा के शीर्षों से, देखिए इसका एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, इसके शीर्ष से इसके केंद्र को मिला दिया जाए। देखिए तो एक कोण निर्मित होगा कि नहीं केंद्र पर, वो केंद्र है यहाँ, और इसके शीर्षों से बाकी बचे हुए भाग में को मिला दो आप। देखिए ये वाला भाग मिला दिया, वृत्त पर कोई भी बिंदु है उसको मिला दो, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा कि नहीं। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से और एक बार देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक जीवा है, जीवा को क्या करिए आप, जीवा के शीर्षों को केंद्र से मिला दीजिए और जीवा के शीर्षों को वृत्त पर कोई भी बिंदु ले लीजिए आप और उसको मिला दीजिए आप। इस प्रकार से मिला दिया तो यहां पर जो कोण बन रहा ना इसके केंद्र पर, और एक यहां पर बन रहा, मान लिया जाए ए पर बन रहा है, या आप ऐसा बोल सकते कि ए भी आपके पास में जीवा थी, ए भी जीवा थी और यहां पर सी पर कोई बिंदु मिल रहा, तो यहां सी पर भी तो एक कोण बनेगा ये। तो ये जो केंद्र पर अंतरित करेगा ना कोण, वो इसकी अपेक्षा डबल ही होगा। आई बात समझिए, ये हमेशा डबल ही होगा। तो ये भी एक नियम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चाहे कहीं पर भी बना लो आप। देखिए मैं यहाँ पर कोण बना देता हूँ, इसकी अपेक्षा ये वाला कोण डबल होगा। आप कहीं पर बना लो, ये यहाँ पर बना दिया आपने ये यहाँ पर बना दिया, देखिए तो इसकी अपेक्षा ये वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, डबल ही होगा। चलिए इसके अलावा
मान लिया जाए कि आपके पास में वृत्त है, अभी तो केवल एक समरी देख रहे हैं हम, फिर उसके बाद में सारे नियम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर कोई चाप है आपके पास में, मान लिया जाए कि एक वृत्त है आपके पास, या वृत्तखंड बोल देते हैं हम। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वृत्तखंड बना देता हूँ यहाँ। वृत्तखंड किसको बोलते हैं भाई? जो वृत्त है ना उसको कैंची से काट दो बीच में से, ऐसा वृत्तखंड। एक खंड इधर बन गया, एक खंड इधर बन गया। देखिए ऊपर वाला खंड छोटा बड़ा है और नीचे वाला खंड छोटा है। आपने मान लिया जाए यहाँ से कैंची से काट दिया तो खंड बना कि ना। तो सपोज करें कि मैं ऊपर वाले खंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, इधर ऊपर वाले खंड की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर वृत्त पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये एक बिंदु था आपके पास में, ए बी था ये, तो वृत्त पर कोई बिंदु सी था और इसी प्रकार से कोई बिंदु डी है, ये वाला। तो ये दोनों कोण जो रहेंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। आई बात समझ में? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब आप कितने भी कोण बना लीजिए, किसी भी बिंदु पर बना लीजिए, किसी भी बिंदु पर बना लीजिए, ये सारे कोण बराबर है। ये कहीं पर भी बना लीजिए, आप कहीं पर भी बना लीजिए, सारे के सारे कोण क्या है? बराबर है। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई? सारे के सारे कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। चलिए ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ इसको कि जो हमारे पास में वृत्तखंड है वो नीचे का था। देखिए ध्यान देना, इधर ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों ऊपर ही क्यों बनाया सर, नीचे भी तो बना सकते थे हम। आप मान लिया जाए कि ये वृत्तखंड है नीचे वाला छोटा वाला, तो इधर भी अगर आप कोण बनाएंगे ना ऐसे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, जितने भी कोण बनाएंगे सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे ऐसे। तो एक ही वृत्तखंड में बने हैं। और यदि आप सोचेंगे कि सर आपने जो बताया कि बराबर कोण होते हैं, आप बोलेंगे कि ये वाला कोण और मैं इधर बना देता हूँ ये वाला कोण, ये वाला कोण तो बराबर है ही नहीं होंगे ना बराबर। क्यों नहीं होंगे भाई? ये एक ही वृत्तखंड पे थोड़ी बने हैं, ये वाला नीचे के खंड में बना है, ये वाला कोण ऊपर के खंड में बना है, तो ये वाले बराबर नहीं होते। एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए सेम इसी प्रकार से वृत्तखंड बोलिए चाहे चाप खंड बोलिए। आपके पास में एक चाप है, कौन सी चाप? देखिए ये वाली एक चाप है, ये वाली। इस चाप के शीर्षों द्वारा भी आप कोण बना लीजिए। आप ये भी कोण बराबर हो गए। बात तो वही है ना, इसके शीर्षों से बना लीजिए चाहे चाप के शीर्षों से बना लीजिए, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक, अब ध्यान देना इधर। अभी क्या है, मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें आपको डिटेल में दूंगा मैं, वहाँ से आपको नोट करते हुए जाना है। देखिए ये क्या है? वृत्त है, चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोला जाता है? पहली बात तो ये बात ये रहा है, चक्रीय मतलब नाम ही है चक्कर। चक्कर किसको बोला जाता है? वृत्त को ही तो बोला जाता है चक्कर, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज, इस वृत्त के अंदर अगर आप चतुर्भुज बनाएंगे तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब आप बोलेंगे कि वृत्त के अंदर तो ये बना दिया मैंने, तो क्या चक्रीय, सॉरी वृत्त के अंदर ये बना दिया मैंने, क्या चक्रीय चतुर्भुज हुआ? नहीं। वृत्त के अंदर का मतलब ये हुआ, वृत्त के अंदर का मतलब ये हुआ कि वृत्त पर कहीं पर भी आप चार शीर्ष ले लीजिए, कहीं पर भी। आई बात समझ में? चार शीर्ष ले लीजिए वृत्त के ऊपर और चारों को मिला दीजिए, चारों को मिला दीजिए। स्केल की सहायता से मिलाएंगे, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएंगे हम। हमेशा चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश ही होगा, इसकी गारंटी है। इसका और इसका योगफल 180 अंश, और ये वाले कोण का योगफल कितना होगा? 180 अंश। आई बात समझ में? ये सम्मुख कोण है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। बात क्लियर है? अब याद रखना, मैंने क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज हमेशा कहाँ पर होता है? चक्रीय चतुर्भुज हमेशा वृत्त पर ही होता है।
ठीक है, उसके जो शीर्ष होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वृत्त पर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा चतुर्भुज बना लेते हैं कि जिसके जो वृत्त के अंदर बना ही नहीं है, ये बन गया आयत, ये आयत बन गया। इसके भी तो आमने सामने के कोणों का योगफल देखिए, इसका और इसका योगफल कितना होता है, ये आयत में क्या होते हैं, चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो इसका और इसका योगफल निकालोगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा। तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश होगा। गारंटेड है कि अगर आप इसको वृत्त के अंदर लेंगे तो चारों शीर्ष जो रहेंगे वृत्त के ऊपर ही आएंगे। करके देखूं क्या मैं, और जब एग्जैक्ट वृत्त बनेगा तो आप देख पाएंगे कि इसके भैया चारों शीर्ष जो रहेंगे, देखिए वृत्त के ऊपर ही आएंगे चारों शीर्ष, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, यदि किसी चतुर्भुज के, इसकी उल्टी बात कर लो अब आप, किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो वो चक्रीय चतुर्भुज ही बनेगा। उल्टी बात कर दी हमने, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसकी उल्टी बात कर लो, अगर सम्मुख कोणों का, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो चक्रीय चतुर्भुज ही रहेगा। और चक्रीय का मतलब ये बात याद रखना कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो वृत्त के अंदर, वृत्त के ऊपर चारों शीर्ष इसके आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में ये चतुर्भुज है, ध्यान देना इधर, इसका और इसका योगफल 180 अंश नहीं है तो इसके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर नहीं आ सकते, बस ये बात याद रहे। चलिए अब देखिए और एक बात, अगर मान लिया जाए आपके पास में 3 असंरेख बिंदु है, असंरेख, असंरेख, संरेख, संरेख मतलब एक ही रेखा में, और अ लग गया तो एक रेखा में नहीं। देखिए अगर आपके पास में 3 बिंदु है, ये क्या है, संरेख बिंदु है। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर आ जाते हैं। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एक ही सरल रेखा पर है तीनों बिंदु। और असंरेख का मतलब क्या है कि तीनों को एक सरल रेखा से नहीं मिलाया जा सकता। इसको मिलाएंगे तो ये छूट गया, इसको मिलाएंगे तो ये छूट गया, इसको मिलाएंगे तो ये छूट गया। तो ये क्या है, असंरेख है। और 3 अगर असंरेख बिंदु है तो तीनों से मिलकर, तीनों बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त जा सकता है। क्या बात हो गई ऐसी, क्या बोला मैंने, अगर आप कोई अगर वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और ऐसा वृत्त बनाता हूँ कि जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे। वो कहाँ से गुजरे, तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे। देखिए और थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं कि जो तीनों बिंदु से होकर गुजर जाए, ऐसा वृत्त बना रहा हूँ मैं। देखिए एक वृत्त बनाया जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजर गया, तो केवल एक ही वृत्त जा सकता है, इसके अलावा दूसरा वृत्त ऐसा बन ही नहीं सकता कि और एक वृत्त इसी के ऊपर से चला जाए। देखिए ना, मैं और एक वृत्त अगर बनाने की कोशिश भी करूँगा ना, और एक वृत्त बनाने की कोशिश करूँगा तो देखिए ये 2 बिंदुओं से होकर गुजर रहा, तीसरा छूट गया। और तीनों से अगर आपको गुजारना है, तीनों से गुजारना है तो केवल एक ही वृत्त जा सकता है तीनों बिंदुओं से। ठीक है, यदि आपको ये बनाना भी है तो कैसे बनाते हो आपको पता होना चाहिए कि एक 9th क्लास में आपने सीखा था ये कि 2 बिंदुओं को मिला दो, ये भी 2 बिंदु, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो, इसका लंब समद्विभाजक करो, इसका भी लंब समद्विभाजक करो, इसके केंद्र से इतना फैलाओ प्रकार को और इतनी त्रिज्या बना लो, तो त्रिज्या का वृत्त बना लो, तो ये इससे जाने वाला एक वृत्त आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने 9th क्लास में सीखी थी, लेकिन आपको नियम पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, कि हम जब नियम लगाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे नियम आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हमारे पास में नियम क्या है, पहला ये अब आप नोट करते हुए चलिए, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे व्यास कहते हैं। आई बात समझ में, पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, और इसको याद भी रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। भाई अगर आपके पास में मान लिया जाए कोई वृत्त है
कोई अगर मान लिया जाए वृत्त है और एक वृत्त है और इसका अगर आपने व्यास बना दिया, देखिए ये व्यास है, तो ये क्या करता है, वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इसको अर्धवृत्त बोला जाता है, अर्धवृत्त। आधा ये हो गया और ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्ध का मतलब आधा, नीचे आधा ऊपर आधा, ऐसा। चलिए, आपको ये तो मालूम है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि d का मान जो होगा वो क्या होगा, 2 त्रिज्या के बराबर होगा। त्रिज्या में डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। किसी वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवाओं की लंबाई समान होती है। क्या बोला है, देखिए अगर मान लिया जाए आपके पास में एक वृत्त है, ध्यान देना इधर, इस पॉइंट को आप डायग्राम भी बनाते हुए चलना। किसी वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवाएं बराबर होती है। मैं क्या करता हूं, इस केंद्र से ये वाली दूरी देखिए, और इस केंद्र से ये वाली दूरी क्या है, मान लिया जाए बराबर है, इस केंद्र से ये वाली दूरी। तो यहां पर अगर आप कोई जीवा खींचते हैं, देखिए ध्यान देना इधर, यहां पर आप अगर कोई जीवा बनाते हैं, देखिए यहां पर एक जीवा ये बनाई और एक जीवा बना देता हूं मैं ये वाली, ठीक है, एक जीवा बना दिया आपने ये वाली, ठीक, ये वाली। तो ये मान के चलिए यहां से जो लंब डाला आपने, ध्यान देना इधर, यहां से जो लंब डाला, लंबवत दूरी की बात की जाती है, देखिए ये वाला लंब डाला मतलब ये 90 अंश का कोण, यहाँ से लंब डाला यानी कि ये 90 अंश का कोण। तो ये वाली जीवा और ये जीवा की केंद्र से जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। ये वाली और ये वाली लंबाई क्या है, बराबर है। तो ये जीवाएँ भी क्या होगी, बराबर होगी। आई बात समझ में? तो ये जीवा भी जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। सेम इसी प्रकार से उल्टा भी बोल सकते हैं हम, अगर 2 जीवाएँ बराबर है तो वृत्त के केंद्र से इनकी जो दूरियां होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर ये जीवा और ये जीवा बराबर है तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। ये सारे पॉइंट है और मालूम होना चाहिए। किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान दूरी पर स्थित होती है, ठीक है ना, ये बातें हमने की। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए बहुत बढ़िया। अभी यहां पर आपके पास में क्या है, मान लिया जाए कि एक वृत्त है ये और 2 जीवा है। मैं देखिए बराबरी की जीवा बना रहा हूं, हैं आपके सामने ही बराबरी की जीवा बना रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया, एक जीवा बना दी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीज़ें जब तक क्लियर नहीं रहेगी तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। देखिए और एक जीवा ये बना देता हूँ मैं। आपको मालूम है कि मैंने जो जीवा ली है वो क्या बराबर ही जीवा ली है ना। देखिए क्योंकि मैंने उसी माप की जीवा ली है, दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर है। दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर है। अब इस जीवा के शीर्ष से देखिए ये वाला जो कोण बन रहा और यहां से भी ये वाला कोण बन रहा, ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये अगर थीटा है ये भी थीटा है, दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपके पास में ए बी और ये क्या है, सी डी, 2 जीवाएं हैं और केंद्र वो है, तो सी ओ डी ये वाला कोण और ए ओ बी ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी, अगर 2 जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित किया जाता है तो दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये दोनों जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों बराबर तो ये कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर तो ये जीवाएं बराबर, ठीक है ना। उल्टी भी बात कर रहे हैं हम, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। यदि कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये बात हमने यहाँ पर देखी। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वाली प्रमेय हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रूफ भी की थी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए,
एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखिए इस बात को समझ लीजिए आप। एक वृत्त है और आपके पास में क्या है, जीवा है। देखिए ये भी क्या है, जीवा है, और वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब, लंब मतलब ए, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, उल्टी बात कर लो कि कोई जीवा है और जीवा को समद्विभाजित करने वाली, केंद्र से मिलाने वाली रेखा खंड जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है या इस पर लंब होती है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर जीवा पर आपने केंद्र से लंब डाला तो ये बराबर हो गई, और आप बोल सकते हैं कि जीवा को बराबर करने वाला कोई बिंदु सी है और इसको केंद्र ओ से मिला दिया जाए तो इस पर लंब होता है। आई बात समझ में। सीधी भी बात कर दी हमने, उल्टी बात कर दी। चलिए अब अगला, तीन असंरेख बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदु है आपके पास में, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इनको अगर मिला दिया जाए, ये मिला दिया, इनको अगर समद्विभाजित कर दिया जाए और एक वृत्त खींचा जाए इसके जहाँ पर, जैसे मान लिया जाए इसको समद्विभाजित किया, इस भुजा को समद्विभाजित किया, जहाँ पर मिला इसको केंद्र मानते हुए इतना प्रकार फैलाएंगे और ये खींचेंगे। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो जो वृत्त बनाएंगे वो तीनों बिंदुओं से होकर ही गुजरेगा, ठीक है ना, और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए देखिए मेरे पास में एक वृत्त है, देखिए ध्यान देना इधर, चाप द्वारा, ये आपके पास में एक चाप है, देखिए ध्यान देना इधर, आपके पास में एक चाप है। कैसी चाप है, ये वाली चाप है एक, और इस चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित हो रहा, और फिर बाकी जो शेष भाग बचा है ना, वहां पर कोण अंतरित हो रहा, वहां पर कोण अंतरित हो रहा। देखिए तो ये वाला कोण जो होता है ना, इस कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये वाला कोण क्या होगा, डबल होगा इस कोण का। तो ये नियम मालूम होना चाहिए। कहीं पर भी बना लो आप, चाहो तो इधर बना लो, चाहो तो ये इस प्रकार से कहीं पर बना लो। इस लाइन सीधी खींचना, स्केल की सहायता से खींचना, इसकी अपेक्षा डबल होगा। इधर बना लो, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, डबल होगा। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। भाई तीनों कोण क्या है, बराबर है, और तीनों की अपेक्षा ये क्या है, डबल है, ठीक है ना। ऐसा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड। अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कशन किया था, बेसिक में भी देखा था। देखिए आपने क्या किया, एक वृत्तखंड बना दिया। वृत्तखंड कैसे बनाते तो आपको मालूम है कि इसके दो टुकड़े कर दो, कैंची से काट दो बीच में से, ये काट दिया। और यदि आप यहाँ पर ये कोण बनाते हैं एक ही वृत्तखंड में, ये कोण बनाते तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, सदैव बराबर होगा। अब अगला पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। देखिए हमारे पास में क्या है, एक तो चक्रीय चतुर्भुज की बात की है, चक्रीय बोला है इसलिए हम चक्रीय यानी कि वृत्त है ना, वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज के जो हमेशा शीर्ष होते हैं ना, वो वृत्त पर स्थित होते हैं। फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए हमारे पास में एक वृत्त है, देखिए वृत्त है ये वृत्त, और वृत्त पर कहीं पर भी 4 पॉइंट ले लीजिए आप, वृत्त पर कहीं पर भी 4 पॉइंट ले लीजिए और इनको मिला दीजिए आप। देखिए ये मिला दिया, हमेशा इसके सम्मुख कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश ही होगा। देखिए ये जो चतुर्भुज बना ना, इसके सम्मुख कोण, इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश, और इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ऐसा भी अगर कोई चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है, इसका और इसका योगफल 180 अंश है, और इसका और इसका योगफल 180 अंश है, तो इनके शीर्षों से होकर एक वृत्त को खींचा जा सकता है, या इनके शीर्षों से
होकर कोई व्रत जा सकता है। अभी थोड़ी सी बात ऐसी नहीं लग रही कि हम व्रत पढ़ रहे हैं और यहाँ पर चतुर्भुज कहाँ से आ गया। इस चतुर्भुज का संबंध व्रत से है। व्रत से कैसा है कि अगर सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश है तो व्रत के इस चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वो व्रत पर ही स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका व्रत से संबंध है, ठीक है ना। तो ये वाला रूल मालूम होना चाहिए। और अंतिम रूल इसी का उल्टा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योगफल 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, हमेशा चक्रीय चतुर्भुज ही होगा, ठीक है ना। तो ये बातें हमने 9th क्लास में कुछ गुण धर्म थे यानी कि प्रमेय थी, वहाँ पर हमने सिद्ध भी किया था इनको, हर एक बात को सिद्ध किया था प्रमेय के रूप में। ये क्या बन जाते हैं, अब नियम बन जाते हैं। तो इनमें से कोई नियम यूज हो सकता है। तो क्या होता है कि पुरानी चीज़ अगर हमें मालूम है तो फिर आगे की बातें प्रूफ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 10.2 के लिए कुछ प्रमेय को सिद्ध करेंगे, कुछ क्रियाकलाप देखेंगे और कुछ उदाहरण दिए हुए उस उदाहरण को हल करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।